हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को रखा गया है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जिसमें आपका जो मेन फोकस होगा वो इंडियन ऑथर्स और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स होगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो ब्रिटिश लिटरेचर से भी हैं वो भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारा होगा इंडियन ऑथर्स एंड उनके वर्क्स पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको इंडियन ऑथर्स के और उनके इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं, नोटेबल वर्क्स हैं, उनको सही तरीके से मैच करना है। तो बताइएगा, अरुंधति रॉय का जो इम्पोर्टेंट वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, या फिर सलमान रश्दी अ सुटेबल बॉय, या फिर आर के नारायण मिडनाइट चिल्ड्रन, या फिर विक्रम सेठ स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो आपको अरुंधति रॉय का जो मैच जो दिख रहा है यहाँ पे, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये हमारा राइट हो जाएगा। सलमान रश्दी अ सुटेबल बॉय यहाँ पे हमारा नहीं है राइट। और आर के नारायण का जो मैच होगा वो डी के साथ होगा, स्वामी एंड हिज फ्रेंड। और यहाँ पे जो सलमान रश्दी का जो वर्क है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रंस किसका है? तो सलमान रश्दी का है। आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स है। अरुंधति रॉय का है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, और सुटेबल बॉय जो है ये हमारा विक्रम सेठ का है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ नंबर का हो गया। ठीक है, यानी कि विक्रम सेठ से मैच कर रहा है। दूसरा जो हमारा है जो हमारा अरुंधति रॉय यानी कि फर्स्ट का ए हो गया। ठीक है, और सेकंड का हो गया हमारा, सेकंड जो सलमान रश्दी है उनका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। और जो हमारा थर्ड है आर के नारायण, उनका जो वर्क है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा फोर है विक्रम सेठ, तो विक्रम सेठ का जो वर्क है वो बी नंबर वाला है, यानी कि अ सुटेबल बॉय यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट ए, टू का सी, और थ्री का डी, और फोर का बी। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर राइट होगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट का ए, और टू का सी, थ्री का डी एंड फोर का बी। ओके, सो राइट, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच वर्क इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में आपको फर्स्ट मेजर पोएम बताना है। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स ये तो काफी बाद में आई थी, बेवुल्फ, या फिर सर गेविन एंड द ग्रीन नाइट, या फेरी क्वीन, या फिर मोर देन अबव, मोर देन वन, ये ऑफ द एबव। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे। तो हम किसके साथ जाएंगे? जो फर्स्ट मेजर पोएम पूछा गया, यानी फर्स्ट तो कोई एक ही होगी, तो वो हो जाएगी हमारी ब्यूवुल्फ, जो कि एक एपिक है। और इसके राइटर कौन है वो हमें नहीं पता। और ये हमारी ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है उसकी इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क हो जाता है ब्यूवुल्फ। तो हमारा ये बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। इसमें आपको लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं उनके डेफिनेशन का एक जो एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा गया, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन की जो डेफिनेशन होती है, जिसमें आपको नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हुए दिखाया जाएगा, जैसे कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको देखे और भी इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चंस हैं, अ, जैसे जिसमें बहुत सारी जो चीजें होती हैं उसमें आपको पर्सोनिफाई करते हुए दिखाएंगे जो नॉन लिविंग है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लाइक किसी तरीके से स्काई, स्काई वॉज फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, यानी कि स्काई तो नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे फॉलिंग डाउन हो सकता है? तो इस तरीके की चीजें होती है। देखिएगा, पर्सोनिफिकेशन को जो डिफिनेशन के हिसाब से अगर इसका द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, और सिमिली का सी इज बिजी एज अ बी, मेटाफर टाइम इज अ थीप, या फिर अलिटरेशन शैली सेल्स सी सेल्स बाय द शोर। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा जो सही क्या ऑप्शन यहाँ मैच कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, उसका एग्जांपल देखिए, फिर देख सोचिए। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। ठीक है, बिल्कुल इसमें आपको एक जो हवा है, विंड है, इसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो लिविंग थिंग। ठीक है, यानी कि वो कोई कार्य करती हुई ऐसे प्रदर्शित हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो पर्सोनिफिकेशन वाला तो बिल्कुल सही मैच है। सिमिली में देखें तो सी इज बिजी एज अ बी। ठीक है, यानी कि वो मधुमक्खियों की तरह बिजी है, तो एज अ बिजी यानी कि कंपैरिजन किया गया है किसको लगा के। सिमिली में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें आपको लाइक और एज
एज अ यहाँ पे आपको एक हिंट मिल जाएगा पहचानने के लिए। तो यहाँ पे एज शो हो रहा है तो हमारा ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है, ठीक है। अब मेटाफर में क्या होता है कि इसमें लाइक और एज नहीं यूज होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, यानी कि बता दिया जाता है टाइम इज अ थीव, यानी समय भी चोर है, ठीक है। ये जैसे कि चोर है, उसको निकलता है चला जाता है, उसका कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही टाइम भी अपने आप में क्या है, चोर है, उसका भी पता नहीं चलता है। टाइम इज अ थीव, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, यानी कि टाइम को पूरा का पूरा थीप बता दिया गया, यानी कि उसके जैसा ना बता के पूरा का पूरा वही बता देना, तो वो हो जाएगा हमारा टाइम इज अ थीप, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि उन्हें शेक्सपियर के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, उन्हें पूरा का पूरा क्या बता दिया जा रहा, उन्हें पूरा का पूरा बता दिया जा रहा है कि वो इंडिया के शेक्सपियर ही है, ठीक है। अब अलिट्रेशन में क्या होता है कि सेम जो कंसोनेंट साउंड होता है उसका बार बार रेपिटेशन होता है, ठीक है। कंसोनेंट साउंड का देखिए, शैली शेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो एस जो वर्ड है इसका बार बार रेपिटेशन होते हुए दिखाई देगा, यानी कि ये जो चारों हमारे एग्जाम्पल्स हैं बिल्कुल सही तरीके से मैच है। तो हमारा ये आंसर जो है, आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जो होगा वो हम जाएंगे ए के साथ, यानी कि फर्स्ट का ए हो जाएगा, टू का बी हो जाएगा, थ्री का सी हो जाएगा एंड फोर का डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द पोम द वेस्टलैंड, ठीक है। वेस्टलैंड के जो ऑथर हैं उनका नाम आपको बताना है, क्या वो डब्ल्यू बी ईस्ट है या टी एस इलियट है या इजरा पाउंड है या फिर यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो बताइएगा सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है, कौन है राइट। तो डब्ल्यू बी ईस्ट यहाँ पे नहीं होते हैं और टी एस इलियट यहाँ पे राइट हो जाते हैं, इजरा पाउंड यहाँ पे नहीं है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी नहीं है, और यहाँ पे जो नन ऑफ द एबव तो का कोई सवाल ही नहीं, तो हमारा जो टीएस इलियट है यहाँ पे राइट हो जाता है। अगर बात करूं ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1922 को ये पब्लिश हुई थी, ये टू मैगजीन्स में, ठीक है। उन मैगजीन्स का नाम जो है द क्राइटेरियन एंड द डायल, ठीक है, द क्राइटेरियन एंड यहाँ पे जो एक और मैगजीन है वो है डायल, ठीक है। तो इसमें ये पब्लिश हुई थी और ये है यूके की और ये है यूएस, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये दो मैगजीन्स में पब्लिश हुई थी। और बात करूं अगर कि ये डेडिकेटेड किसको है वेस्टलैंड, तो ये डेडिकेटेड है इजरा पाउंड को, ठीक है। आपको इजरा पाउंड को ये डेडिकेटेड मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस एक की एक इम्पॉर्टेंट जो फ्रेज है वो भी ध्यान रखिएगा, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ठीक है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। और एक और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल डस्ट, फियर इन अ हैंडफुल डस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और ये एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीटेड भी हुई है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा द वेस्टलैंड, ये टीएस इलियट के साथ जाएगी। 1922 में ये द क्राइटेरियन एंड द डायल मैगजीन में पब्लिश हुई थी, एजरा पाउंड को डेडिकेटेड है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। और ये यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, मैच द पोएट्स विद देयर फेमस पोएम्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको पोएट्स मिलेंगे, उनके फेमस पोएम्स के साथ आपको इनको मैच करना है। क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो वर्क है द स्कूल कमिंग है, डब्ल्यू बी yeats का द रोड नॉट टेकन, या फिर टी एस इलियट का ओड टू नाइटिंगेल, या फिर यहाँ पे जॉन किट्स का द वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो कॉमन से हैं, जैसे कि हम टी एस इलियट जो है वो हमारा डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। टी एस इलियट का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। जॉन कीट्स का जो ऑप्शन होगा वो टू ए नाइटिंगेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। और जो हमारा डब्ल्यू पी ईस्ट का जो वर्क है वो है द सेकंड कमिंग, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो वर्क है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा सही पेयर क्या बनता है कि फर्स्ट का बी और सेकंड का यहाँ पे ए, और जो हमारा थर्ड का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, और जो हमारा फोर्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, ठीक है। तो बी ए डी
सी, BADC यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो BADC कहाँ पे है? तो हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्क्स थे, काफी रिपीटेड होते रहते हैं ये वर्क्स, तो इनको रिमेम्बर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटरेरी टर्म से आपको इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको मैच करना है, ठीक है। मेटाफॉर रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, नो बिल्कुल नहीं, ये तो मैच ही नहीं करता। अलिटरेशन अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग एग्जैगरेशन स्टेटमेंट, ये भी नहीं मैच करता हमारा। और हाइपरबोल यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर टुगेदर, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो सही से मैच है, बाकी हमको हमको मैच करना है, ठीक है। तो हमारा जो मेटाफर होगा ये मैच करेगा हमारा जो सी ऑप्शन है, ठीक है। मेटाफोर किसके साथ मैच करेगा? जो हमारा सी ऑप्शन है। जो एलिट्रेशन है हमारा वो यहाँ पे मैच होगा जो हमारा ए ऑप्शन है यहाँ पे, तो उसके साथ हम मैच करेंगे। और जो हमारा हाइपर बोल है यहाँ पे वो मैच होगा, डेफिनेशन इसकी जो है यहाँ, हाइपर बोल हमारा जो मैच होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा? तो हमारा फर्स्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। सेकंड का ए हो जाएगा, एंड जो हमारा थर्ड है, थर्ड का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और जो हमारा फोर्थ है उसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि CABD, CABD, CABD कहाँ पे है यहाँ पे? तो वो ध्यान रखना, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, CABD यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द एपिक पोएम्स विद देयर ऑथर्स, ठीक है। इनके एपिक्स हैं और आप इनको सही ऑथर के साथ मैच करना है। द इलियाड किसका है? तो यहाँ पे बताना है द डिवाइन कॉमेडी एंड द पैराडाइज लॉस्ट एंड द बियोवुल्फ, ठीक है। तो बियोवुल्फ हमारा बिल्कुल राइट मैच है कि इसके ऑथर्स का हमको पता नहीं है, तो ये एनिनोमस है। और जो डिवाइन कॉमेडी है बिल्कुल सही है। इलियाड और पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पे ह्यूमन ना होके यहाँ पे हो जाएंगे जॉन मिल्टन, ठीक है। जॉन मिल्टन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। और जो हमारा द इलियाड है ये हमारा होमर का है, नॉट जॉन मिल्टन, ठीक है। तो ये हमारे दो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग थे, तो इनको हमने सही कर लिया। बाकी हमारे राइट है, यानी कि फर्स्ट का जो होगा वो हो जाएगा सी, फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का बी ही रहेगा, और थर्ड का हमारा हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, एंड फोर्थ का डी ही रहेगा, ठीक है। CBAD, CBAD हमारा, CBAD, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। CABD, यहाँ CABD, once again just a second confusion, CABD है, yes, ओके ओके ओके, CBAD, ठीक है। CBAD, लिटिल बिट कंफ्यूजन, सो डोंट वरी, CBAD यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोड पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट को किसने लिखा था? जियोफ्री चौसर, या फिर विलियम ब्लेक, या जॉन मिल्टन, या सैमुअल टेलर कॉलेरिज, ठीक है। देखिए ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। सैमुअल टेलर कॉलेरिज इज अ ग्रेट राइटर ऑफ रोमांटिक पीरियड, इनका विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने कोलैब करके जो लिरिकल बैराल लिखा, जिसे रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है 1798 में। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनमें इनकी लगभग 4 इंपॉर्टेंट पोएम्स थी, ओके। यस, आई एम श्योर कि इसमें इनकी 4 इंपॉर्टेंट पोएम्स थी, और जो वर्ड्सवर्थ की थी उसमें उनकी 19, टोटल 23 पोएम्स थी, मुझे याद है। और रही बात सैमुअल टेलर कॉलेरिज की, तो इनकी राइम ऑफ द एंड्स हियर, मैटर वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर ड्रिप, नॉट ड्रिप टू ड्रिंक, ठीक है। तो ऐसी कुछ इनकी लाइन है जो काफी ज्यादा फेमस है। और जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, लिसिडास, इन सब के लिए जाने जाते हैं। विलियम ब्लेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जोफ्री चौसर यहाँ पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है जो उनकी कैंटरबरी टेल्स है उससे। इस तरीके से जो हमारा पैराडाइज लॉस्ट है वो किसका वर्क है? वो है जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग
वर्क इज बाय जॉफरी चौसर के द्वारा कौन सा वर्क लिखा गया है। तो कुछ वर्क्स हैं, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको सारे के बारे में मैं बताऊंगी। द रेप ऑफ द लॉग जो है, या ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ये है हमारा अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप का ये इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ट्राइलस एंड क्रेसिडा जो है हमारा जो राइट आंसर है, यहाँ पर जॉफरी चौसर ने जो वर्क लिखा है वो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ट्राइलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, तो फेरी क्वीन जो है ये हमारा हो जाएगा एडमंड स्पेंसर का। टोटल 6 बुक्स थी इसमें, एडमंड स्पेंसर का था ये। तो इन्होंने डेडिकेट किया था किसको, कि एलिजाबेथ फर्स्ट को। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ को इन्होंने डेडिकेट किया था। पियर्स फ्लॉ मैन जो है ये हमारा जो वर्क है ये है विलियम लॉन्गलैंड का। ठीक है, तो विलियम लॉन्गलैंड यहाँ पे राइट हो जाएगा, विलियम लॉन्गलैंड का ये वर्क था। और जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, तो जॉफरी चौसर का जो वर्क है वो ट्वाइलाइट एंड क्रेसिडा है। जॉफरी चौसर यहाँ मैं लिख ही दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जॉफरी चौसर। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे और उनके इंपॉर्टेंट वर्क। तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन लिटरेचर से है। विच वर्क इज ऑथर्ड बाय अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष का कौन सा वर्क है इनमें से, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, या फिर इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, या फिर शैडो लाइन्स, या फिर मालगुडी डेज। तो बताइएगा, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। द शैडो लाइन किसका है, तो अमिताभ घोष का ये वर्क है, अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। और जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट और के बाद क्या स्थिति रही, किस तरीके से कल्चर अडेप्टेशन में हमारे जो हमारी जो आइडेंटिटी है वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई, उसके बारे में अमिताभ घोष काफी अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लोर किया है और लिखा है। मालगुडी देश जो है ये हमारा आर के नारायण का वर्क हो जाता है, आर के नारायण का। ठीक है, आर के नारायण का ये वर्क है। और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ये झुम्पा लहरी का है। ठीक है, झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी का ये वर्क है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो द ग्रेट इंडियन नॉवेल है ये शशि थरूर का वर्क है। ठीक है, शशि थरूर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे इंडियन और इनके ये इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इनमें से कौन सी पोएम है, द वेस्टलैंड, या फिर द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, या फिर द रोड नॉट टेकन, या ओड टू नाइटिंगेल, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, बताइएगा सही आंसर कौन सा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम है वो कौन सी है इसमें से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बताया कि जो वेस्टलैंड है ये टीएस इलियट का वर्क है। ठीक है, टीएस इलियट का बहुत अच्छी तरीके से बताया है वेस्टलैंड के बारे में। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ये भी टीएस इलियट का है। ठीक है, ये भी वर्क किसका है, टीएस इलियट का है। द रोड नॉट टेकन ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आंसर जो हमारा सी है ये राइट हो जाएगा। ओड टू नाइटिंगेल ये जो है ये जॉन कीट्स का। ठीक है, जॉन कीट्स का। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द रोड नॉट टेकन ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नॉवेल फीचर्स द कैरेक्टर एलिजाबेथ बैनेट। ठीक है, एलिजाबेथ बैनेट का जो कैरेक्टर है आपको किस नॉवेल में मिलेगा, क्या वो एमा में मिलेगा, या जेन आयरे, या सेंस एंड सेंसिबिलिटी, या प्राइड एंड प्रेजुडिस, या फिर नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो सही आंसर होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको एलिजाबेथ बैनेट का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो एम्मा है ये वर्क है जेन ऑस्टिन का। ठीक है, जेन ऑस्टिन का। और जो यहाँ पे जेन आ रही है ये चार्लोट ब्रॉन्टे का है, चार्लोट ब्रॉन्टे। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आई एम रियली सॉरी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये यहाँ पे जेन ऑस्टिन का है। ठीक है, जेन ऑस्टिन का है। प्राइड एंड प्रेजुडिस भी यहाँ पे कौन है, जेन ऑस्टिन। ठीक है, जेन ऑस्टिन। यानी कि जो ये तीनों वर्क्स हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस और जो एम्मा है, ये तीनों वर्क किसके हैं, जेन ऑस्टिन। यानी कि यहाँ से ही आपको तीनों वर्क पता चल गए जेन ऑस्टिन के। और चार्लोट ब्रॉन्टे का एक वर्क है जेन आयरे। ठीक है, और एलिजाबेथ बेनेट का अगर फीचर आपसे पूछा जाए ये कैरेक्टर किसमें है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द इनहेरेंस लॉस, ठीक है, इनहेरिटेंस लॉस, ठीक है, ये वर्क किसने लिखा है? अनीता देसाई, किरण देसाई या शशि थरूर या फिर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ठीक है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? अनीता देसाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, शशि थरूर भी नहीं है, चित्रा बनर्जी भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन यानी कि किरण देसाई है। और ये अगर पब्लिश होने की बात करूं तो ये 2006 में पब्लिश हुई थी और इसी साल इनको क्या मिला था? इसी बुक के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था, ठीक है, बुकर प्राइज। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्क हो जाता है, बुकर प्राइज इसको मिला हुआ था। और ये नॉवेल जो थी ये इनकी सेकंड नॉवेल थी, ठीक है, याद रखिएगा किरण देसाई की ये सेकंड नॉवेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय सैमुअल टेलर कॉलेरिज, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलेरिज का कौन सा वर्क है? डॉन जुआन, ओ टू द वेस्ट विंड या कुबला खान या इंडिवियन, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो डॉन जुआन जो है ये हमारा लॉर्ड बायरन का है, लॉर्ड बायरन, ठीक है। और ओ टू द वेस्ट विंड जो है यहाँ पे हो जाएगा पीबी सैली का वर्क, ठीक है, पीबी सैली का वो ये वर्क है। और कुबला खान यहाँ पे हो जाएगा एसटी कॉलेरिज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज का ये वर्क है। और इंडिवियन की अगर बात करूं तो ये जॉन कीट्स का वर्क है, ठीक है, जॉन कीट्स का वर्क है, ये एक पोएम है। इंडिवियन एक पोएम है। अगर नॉवेल की बात करूं तो ऐसी ही एक नॉवेल लिखी गई है जो कि है, देखिए एंडीमैन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि एंडीमैन को मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूं यहाँ पे कि एंडीमैन जो पोम है वो लिखी गई है जॉन कीट्स ने, ठीक है, जॉन कीट्स ने जो लिखा है वो क्या है? एक पोएम है, ठीक है, एक पोम है वो। और एक प्ले है एंडीमियन करके, ठीक है, एंडीमियन करके एक प्ले है जो जॉन लिली ने लिखा है, जॉन लिली, ठीक है। और जो नॉवेल है एंडीमियन करके वो लिखा है यहाँ पे डैन सिमोन्स ने, ठीक है, डैन सिमोन्स ने ये नॉवेल लिखा है। तो ये तीनों फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे कि एंडीमेन जो पोम है वो जॉन कीट्स की, एंडीमेन जो प्ले है वो जॉन लिली का है, नॉवेल जो है वो डैन सिमोन्स का है, ठीक है, क्लियर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सैमुअल टेलर कॉलेरिज का वर्क कौन सा है? तो कुबला खान यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ये वर्क किसका है? जॉर्ज ऑरवेल का या फिर एल्डर्स हक्सले का या फिर एच जी वेल्स का या फिलिप केडिक का या नन ऑफ द एबव, ठीक है, ये वर्क किसका है? तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक तरीके का जो डायस्टोपियन नॉवेल है, डायस्टोपियन ये होते हैं जो अपनी मतलब जहाँ पे रह रहे हैं वहां से अच्छे सिटी या शहर या रोजगार की खोज में अपने देश को छोड़ के जो दूसरे देशों को जाते हैं और एक यूटोपियन वर्ल्ड की खोज में, तो उसी को बोलते हैं डायस्टोपिया, ठीक है, डायस्टोपियन नॉवेल ऐसे अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड क्या है? एक तरीके की डायस्टोपियन नॉवेल है, ठीक है, डायस्टोपियन नॉवेल है। अगर मैं बात करूं कि ये किसने लिखा था तो ये है अल्डस हक्सले का, ठीक है, अल्डस हक्सले का ये वर्क है जो कि इन्होंने लिखा था 1931 में और पब्लिश हुआ था 1931 में, रिटन हुआ था और पब्लिश हुआ था 1932 में ये पब्लिश, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए इस बुक से रिलेटेड। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अल्डस हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय चार्ल्स चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने इनमें से कौन सी नॉवेल लिखा है? वुदरिंग हाइट, जेन आयरे या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन या फिर टेस्ट ऑफ डी अर्बर वेल्स, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे वुदरिंग हाइट नहीं है, जेन आयरे भी नहीं है, टेस्ट ऑफ द डी अर्बर वेल्स भी नहीं है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो नॉवेल है ये लिखा गया है चार्ल्स चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने ये वर्क लिखा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेस्ट ऑफ द डी अर्बर विल्स तो ये थॉमस हार्डी का वर्क है, ठीक है, किसका है? थॉमस हार्डी का ये वर्क है। और जो हमारा यहाँ पे जेन आयरे है ये यहाँ पे किसका वर्क है? तो चार्लोट ब्रॉन्टे, ठीक है, चार्लोट ब्रॉन्टे, ब्रॉन्टे सिस्टर के बारे में आपने सुना होगा तो उसी में से एक थी चार्लोट ब्रॉन्टे।
wuthering height यहाँ पे जो वर्क है ये किसका है? इमाइल ब्रोंटे, ठीक है, इमाइल ब्रोंटे, ये यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन के आंसर आपको मिल चुके हैं और हमारा जो सही आंसर है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, जो कि चार्ल्स डिकेंस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है। द सन ऑल्सो राइजेस ये वर्क किसका है? एफ स्कॉट फिट्जराल्ड या फिर अर्नेस्ट हेमिंगवे या फिर जॉन स्टेनबेक या फिर विलियम फॉकनर या फिर नन ऑफ द, ठीक है। तो ये वर्क किसका है? सॉरी, तो ये जो वर्क है ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये वर्क है, ये इनका फर्स्ट नॉवेल वर्क है, ठीक है। फर्स्ट इनकी नॉवेल थी, फर्स्ट नॉवेल थी ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की, ठीक है। और जो एफ है इसको डॉल यहाँ पे सारे ये ऑप्शन जो है ये हमारे राइट हो रॉन्ग हो जाएंगे। सही ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट नॉवेल थी अर्नेस्ट हेमिंगवे की, द सन ऑल्सो राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय खुशवंत सिंह, ठीक है। खुशवंत सिंह की जो बुक है वो इनमें से कौन सी है? द शैडो लाइन या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान या सी ऑफ पॉपीज या फिर एन ओबेडिएंट फादर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये किसका वर्क है? तो ये है खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह। मे बी स्पेलिंग राइट होगी, खुशवंत सिंह, ये हमारा सही। सी ऑफ पॉपीज जो है ये शैडो लाइन, ये सॉरी, ये अमिताभ घोष की हो जाएगी, ठीक है, अमिताभ घोष। और जो हमारा ये जो है द शैडो लाइंस ये भी हो जाएगी अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष। और जो एन ओबेडिएंट फादर है ये हो जाएगी अखिल शर्मा की, अखिल शर्मा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, हु रोट टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो ये वर्क है ये किसने लिखा था? हार्पर ली ने या फिर मार्क ट्वेन ने या फिर जेडी सैलिंगर ने या फिर ट्रूमन कैपोट ने ये वर्क लिखा था या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। किन किन ने ये वर्क लिखा था? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, हार्पर ली ने ये वर्क लिखा था। और ये जो पब्लिश हुआ था ये जुलाई 1960 में, जुलाई 1960 में पब्लिश हुआ था। और मेनली ये जो वर्क था ये सबसे ज्यादा रीड किया गया मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल के जो बच्चे थे उनके द्वारा ये वर्क सबसे ज्यादा रीड किया गया। और इसके लिए इनको क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज, ठीक है, पुलित्जर प्राइज इसके लिए इनको। क्लियर? तो हमारा ए ऑप्शन जो है हार्पर ली यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स ने कौन सा वर्क लिखा था? द प्रिल्यूड, प्रोमेथियस अनबाउंड या फिर ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न या फिर द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर या फिर नन ऑफ द एबव। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो जॉन कीट्स का जो वर्क है इनका 18 जो 19 के जो इनके ओड्स का कलेक्शन था उसमें जो इनका ये वर्क था ये वोड था, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये यहाँ पे पब्लिश हुआ था। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर द प्रिल्यूड की बात करूं तो ये पीबी सैली की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, पीबी सैली, पीबी सैली का वर्क है। प्रोमेथियस अनबाउंड पीबी सैली का वर्क है, ठीक है। और जो हमारा जो यहाँ पे द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है वो एस.सी. कॉलरिज का वर्क है, ठीक है, एस.सी. कॉलरिज का वर्क है ये, ठीक है। तो हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोथिक नॉवेल, ठीक है। इनमें से कौन सी गोथिक नॉवेल है? मिडल मार्च, ड्रैकुला या फिर नॉर्थ एंड साउथ या वैनिटी फेयर। मिडल मार्च एक तरीके से हिस्टोरिकल फिक्शन है, ठीक है, हिस्टोरिकल फिक्शन है। और जो हमारा यहाँ पे ड्रैकुला है ये हमारी क्या है? एक तरीके की गोथिक नॉवेल है जो कि एपिस्टोलरी नॉवेल के फॉर्म में लिखी गई है, एपिस्टोलरी नॉवेल के फॉर्म में लिखी गई है। एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी का मतलब होता है जब कोई डॉक्यूमेंट, जब कोई नॉवेल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, तो उसको एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। और ये पब्लिश कब हुई थी? तो 1897 को में पब्लिश हुई थी। इसके राइटर कौन थे? तो ब्राम स्टोकर, ठीक है, ब्राम स्टोकर कौन थे? इसके राइटर थे ब्राम स्टोकर। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी ड्रैकुला से रिलेटेड। गोथिक नॉवल कौन सी है? ड्रैकुला। बाकी हमारे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाता है। व्हाट इज द जॉनर ऑफ ड्रैकुला? तो वो है गोथिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये वर्क किसका है? थॉमस हार्डी हार्डी का, या फिर एंथनी ट्रोलोप का, या फिर चार्ल्स डिकन का, या विलियम थाकरे का, या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चार्ल्स डिकन्स का ये वर्क है द टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसमें आपको जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है और रेन ऑफ टेरर जो हुआ है उसके इम्पैक्ट को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि इन्फ्लुएंस है जो कंडीशन थी उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे उसके बाद क्या क्या कंडीशन में चेंजेस हुए, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई, उन सब पे ये फोकस है। चार्ल्स डिकेंस की ये नॉवेल है द टेल ऑफ सिटी। ठीक है, जो कि मतलब मेनली किसकी सेटिंग यानी टेल ऑफ टू सिटीज यानी किसकी सेटिंग की पूछा गया है, तो लंदन एंड पेरिस में सेट है ये। ठीक है, लंदन एंड पेरिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, अगर पब्लिशिंग पब्लिशिंग ईयर पूछे तो 1859 में ये पब्लिश हुई थी। 1859 में ये पब्लिश हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ना क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ अ सुटेबल बॉय। ठीक है, अ सुटेबल बॉय का जो राइटर है वो कौन है? रॉबिन्सन मिस्ट्री, या सलमान रश्दी, या फिर खुशवंत सिंह, या फिर विक्रम सेठ, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, अ सुटेबल बॉय जो ये वर्क है ये विक्रम सेठ का है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। तो जो असटेबल बॉय जो है ये पब्लिश हुई थी 1993 में। सबसे लॉन्गेस्ट जो नॉवेल थी ये पब्लिश हुई थी सिंगल वॉल्यूम में। ठीक है, और मेनली जो ये सेट हुई थी, जो नया नया हमारा जो इंडिया जो है वो आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, न्यूली जो फ्रीडम मिला था, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और 1993 में ये पब्लिश हुई थी। और इसके इसके बारे में बात करूँ तो ये काफी ज्यादा लॉन्गेस्ट नॉवेल थी। ठीक है, तो सुटेबल बॉय जो ये नॉवेल है ये किसकी है, तो विक्रम सेठ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय झुम्पा लहरी। ठीक है, झुम्पा लहरी का कौन सा वर्क है? द लो लैंड, द ग्लास पैलेट, द हंगरी टाइड, अ फाइन बैलेंस। ठीक है, तो द लो लैंड यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये वर्क है झुम्पा लहरी। ठीक है, झुम्पा लहरी कब पब्लिश हुआ था ये वर्क? तो 2013 में ये पब्लिश हुआ था। और द ग्लास पैलेस यहाँ पे जो है ये है अमिताभ घोष का। ठीक है, अमिताभ घोष का है। द हंगरी टाइड भी किसका है? अमिताभ घोष का है। और जो अफाइंग बैलेंस है ये रोहिंटन। ठीक है, रोहिंटन शायद का ये वर्क। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए। हमारा जो राइट आंसर है झुम्पा लहरी का जो जो वर्क है वो द लो लैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है अरुंधति रॉय का। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अरुंधति रॉय का ये वर्क है, कब पब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1997। ठीक है, 15 मार्च 1997 में ये पब्लिश हुई थी। और इसको मिला था क्या? बुकर प्राइज 1997। बुकर प्राइज मिला था 1997 में इसको प्राइज मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। बेसिकली ये एक तरीके का फैमिली ड्रामा है इसमें आपको कई जनरेशन इफेक्ट होते दिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच नॉवेल वॉज रिटन बाय आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण ने कौन सी नॉवेल यहाँ पे लिखी है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे, ट्रेन टू पाकिस्तान, द नेम सेक, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इनहेरेंट ऑफ लॉस। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वामी एंड फ्रेंड्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया कि खुशवंत सिंह का ये वर्क। ठीक है, खुशवंत सिंह खुशवंत सिंह का ये वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्क है द नेम से एक झुम्पा लहरी का है। ठीक है, झुम्पा लहरी। और जो हमारा जो इनहेरेंट लॉस जो ये वर्क है ये है किरण देसाई का। ठीक है, किसका है? किरण देसाई का। किरण देसाई का। स्वामी एंड फ्रेंड्स जैसा कि बताया कि ये आर के नारायण का वर्क है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वर्क इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा वर्क लिखा है इनमें?
ठीक है। तो आपके ऑप्शन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गीतांजलि, द गाइड या अ सुटेबल बॉय। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गीतांजलि हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इसके लिए इन्हें इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था गीतांजलि के लिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये अरुंधति रॉय का वर्क है। ठीक है, अरुंधति रॉय। और द गाइड जो है ये आर के नारायण का वर्क है। और अ सुटेबल बॉय ये विक्रम सेठ का वर्क है। ठीक है, विक्रम सेठ। तो ये चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द व्हाइट टाइगर। ठीक है, द व्हाइट टाइगर जो वर्क है इसके ऑथर कौन है? किरण देसाई, अनीता देसाई, दोनों नहीं है। ठीक है, अरविंद अडिगा या झुम्पा लहरी। तो झुम्पा लहरी नहीं है, सही ऑप्शन क्या होगा? अरविंद अडिगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन्होंने 2008 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था और इसी इसी ईयर इनको क्या मिला था? इस वर्क के लिए इनको 14th बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, 14th बुकर प्राइज मिला, ये याद रखिएगा। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन अरविंद अडिगा यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट फ्रैंकेनस्टीन। ठीक है, फ्रैंकेनस्टीन जो वर्क है किसने लिखा? मैरी शैली, ब्राम स्टोकर या फिर रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन या एच जी वेल्स या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्रैंकेनस्टीन जो वर्क है ये लिखा है मैरी शैली ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैरी शैली जो है ये पीवी शैली की वाइफ थी। ठीक है, पीवी शैली की ये वाइफ थी। क्लियर? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो वर्क है ये अरुंधति रॉय का है, विक्रम सेठ का है या सलमान रश्दी का है, आर के नारायण या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये सलमान रश्दी का वर्क है, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, बुकर प्राइज मिला था। बेसिकली जो ये प्राइज वाले वर्क है ये काफी रिपीटेड होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। और ये पब्लिश हुआ था 1981 में, 1981 में पब्लिश हुआ था। और पब्लिशर कौन थे? तो जोनाथन केप इसके पब्लिशर थे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो ये वर्क है ये मेनली किन चीजों पे सेंटर्ड है, तो ये एक तरीके का जो मैजिक रियलिज्म और हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन पे ये सेंटर्ड है वर्क, तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और 1981 में ये पब्लिश हुआ। ओके, ओके, सो यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज थी और जो काफी मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जो कि आपके बीपीएससी का एग्जाम हो गया हो या हमारे जो और भी लिटरेचर के एग्जाम है, चाहे वो नीट पीएससी का एग्जाम हो या फिर जितने भी केबीएस एनबीएस और जो जिसमें भी हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट आता है, उसमें आप इंडियन ऑथर्स और उनके वर्क्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, फिगर ऑफ स्पीच को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लिटरेरी टर्म्स को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, ब्रिटिश पीरियड को नहीं, ओके। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जिनको मैंने बनाया था, फॉर्म किया गया था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज रिव्यू जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर पसंद आया है तो कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे मैं और नेक्स्ट लेक्चर लेके आ पाऊँ इस तरीके के क्वेश्चन का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।